हेलो बच्चों, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का एसीएस बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। लास्ट लेक्चर बेटा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को भी हमने डिस्कस किया। पोलन ग्रेन के भी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसका महत्व है, उसके बारे में डिस्कस किया। आइए डिस्कस करते हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइनोइशियम। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर पे मैंने आपसे कहा था एंड्रो का मतलब मेल होता है और गाइनो का मतलब हो जाता है फीमेल। तो यहां हमारे पास में अब जो स्ट्रक्चर आई है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज कॉल्ड गाइनोइशियम। मिला हमें गाइनोइशियम। क्या कह रहा है गाइनोइशियम जो है बेटा, हमने पहले भी पढ़ा है कि गाइनोइशियम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला ऊपर की तरफ स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, थर्ड वन ओवरी। अब क्या होता, एनसीईआरटी के डायग्राम है, मैं इनको समझा रहा हूं। हम ये कह रहे हैं, एनसीईआरटी कह रहा है पहला पॉइंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि हमने पहले कह दिया गाइनो का मतलब ही होता है बच्चा, गाइनो का मतलब ही होता है रिलेटेड टू दी फीमेल। इट मे हैव अ सिंगल पिस्टिल। देखो ये जो आपकी स्ट्रक्चर कहलाता सिंगल कहलाता है, ये आपके एक से ज्यादा है, ये आपकी एक से ज्यादा है। इट मीन्स यहां कह रहा है इट मे हैव, या तो एक होगा मोनोकार्पलरी। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल, वन, मोनोकार्पलरी। और मोर देन वन पिस्टिल, इसीलिए अपन यहां कह देंगे मल्टी कार्पलरी। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा ही होता है। अब इसे अपन टेबल से समझेंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझते हैं। इन मल्टी कार्पलरी, अब ये जो आपको एक से ज्यादा दिखाई दे रही है, इन मल्टी कार्पलरी द पिस्टिल मे बी फ्यूज्ड, या तो आपस में जुड़ी हुई होगी। अगर जुड़ी हुई है तो एक वर्ड आता है बच्चा सिन, सिंक्रोनाइजेशन, सिनगैमी, है ना। तो सिन का मतलब होता है जुड़ना, सिन का मतलब ही क्या होता है बच्चा, जुड़ना। तो फ्यूज टुगेदर नाम दे दिया सिन कार्पस, या फिर सारी की सारी फ्री अलग अलग हो सकती है एपो, एपोमिक्सिस नाम सुना होगा आपने, अलग अलग, एपो यानी कि अलग अलग। अब आइए इसकी टेबल बनाते हैं हम। टेबल से कैसे इसको समझ सकते हैं बेहतर, देख विद्यार्थी, टेबल में अगर अपन इसको समझना चाहें, जैसे मैंने यहां लिखा है फर्स्ट पॉइंट में पिस्टिल, पिस्टिल आपने कहा था पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पिस्टिल्स का नंबर हमारे पास में या तो है एक, जिसे आप कह दोगे मोनोकार्पलरी पिस्टिल कहो या कार्पल्स कहो, अंडप जिसे अपन कहते हैं, मोनोकार्पलरी, या एक से ज्यादा होगा तो इसे हम कह देंगे मल्टी कार्पलरी। अब सुनना मेरे बच्चे, मोनोकार्पलरी का मतलब होता है पिस्टिल का नंबर कितना है बच्चा, पिस्टिल का नंबर हो जाता है एक। मोनोकार्पलरी का मतलब पिस्टिल का नंबर कितना है बेटा, एक है। और मल्टी कार्पलरी का मतलब पिस्टिल का नंबर एक से अधिक है। तो यहां लिख लेते हैं मोनोकार्पल्स मतलब ये हो गया नंबर ऑफ पिस्टिल वन, सिंगल पिस्टिल और कार्पल्स। और मल्टी कार्पल्स का मतलब हो गया मोर देन वन कार्पल्स। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला पी का नाम सुना होगा आपने, मैंगो का नाम सुना होगा आपने, और अमीरो का फ्रूट एवोकाडो, है ना, ये आपने नाम सुना होगा। ये सारे के सारे, अमीरों का फ्रूट भी अपने तो बस की बात नहीं, तो ये सारे के सारे हैं सिंगल मोनोकार्पलरी। जब मल्टी कार्पलरी की बात की तो आपने कहा था ये फिर से दो प्रकार का हो सकता है। कैसे बेटा, या तो सारे के सारे फ्यूज्ड होंगे, सारे के सारे कार्पल्स कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे, या सारे के सारे कार्पल्स आपस में अलग अलग होंगे।
अगर कार्पल सारे के सारे फ्यूज्ड है तो इसे आपने नाम दिया था बच्चा सिनकार्पस। क्या नाम दे देंगे? सिनकार्पस। और अगर सारे के सारे अलग है तो आपने नाम दे दिया एपोकार्पस। ठीक है भाई। अब यही तो आपका पॉइंट था, यानी कि ऑल कार्पल्स ज्वाइन टुगेदर, लेकिन यहां ऑल जो है बेटा वो फ्री फॉर्म में है। देख विद्यार्थी, अगर मैं समझाऊं बेटा फ्री है तो अगर आपने कहा आपस में जुड़े हुए हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपस में जुड़े हुए हैं वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे एनसीईआरटी ने बना रखा है। ये एक कार्पल्स हो गया, दूसरा कार्पल्स हो गया, तीसरा कार्पल्स हो गया, चौथा कार्पल्स हो गया, आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इसी को तो आपने कहा था ना सिन कार्पल्स। और ये जो देखा जाता है वो आ गया आपका पोपी प्लांट में। पोपी प्लांट जिसे आप पेपेवर सोमनिफेरम ओपियम भी कहते हैं, अफीम का पौधा, इसके अंदर देखा जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें एपोकार्पस की तो एपोकार्पस में सारे के सारे कार्पल्स जो होंगे वो फ्री फॉर्म में होंगे। कुछ इस प्रकार से देखिएगा आप, सारे के सारे कार्पल्स आपको फ्री नजर आ रहे हैं। अगर ये सारे के सारे कार्पल्स फ्री है इसका मतलब ये अलग, ये अलग, ये अलग, सारे अलग अलग है। और ये पाया जाता है बेटा माइशीलिया में। ये किसमें मिल जाएगा आपको? माइशीलिया में मिल जाएगा। तो आपने क्या समझा इस टेबल से? पहले देखिएगा बच्चा, इस टेबल में लिखा हुआ है सबसे पहला कि आपको जो कार्पल्स है उनके नंबर के बेसिस पर टेबल बनानी है। तो कार्पल्स यदि एक है तो मोनोकार्पलरी, पी हो गया, मैंगो हो गया, एवोकाडो हो गया, या फिर एक से ज्यादा है मल्टीकार्पलरी, मोर देन वन कार्पल्स। अब ये जो एक से ज्यादा है या तो आपस में यूनाइटेड होंगे। सिनकार्पस लाइक पेपेवर सोमनिफेरम, एनसीईआरटी के बाहर का ज्यादा याद नहीं रखना है। एपोकार्पस सारे के सारे कार्पल्स फ्री होंगे जैसे होगा माइशीलिया के अंदर। यही आपका पॉइंट था। और यही देखिए एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दिखा है। क्या लिखा है डायग्राम में? क्या है बच्चा? देख विद्यार्थी, जैसे यहां ये दे रखा, ये हिबिस्कस का है। अब हमारे दिमाग में आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने मोनो और मल्टीकार्पलरी दोनों दिया है। भाई यहां दिया ना मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी, ये रहा मोनोकार्पलरी और ये रहा मल्टीकार्पलरी, दोनों दिया है। इसमें कहा है कि एग्जांपल में बी और सी है, ये मल्टी के हो जाएंगे, ये मल्टी सिनकार्पस हो गया और ये हो जाएगा एपोकार्पस। तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि इसका मतलब ये जो आपके हिबिस्कस का है ये मोनो का होगा। फिर नहीं मेरे बच्चे, ये भी मल्टी का है, मल्टी कार्पलरी है। तो आप गलती ना करें इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, जो आपका हिबिस्कस है बेटा, हिबिस्कस मल्टी कार्पलरी है, मल्टी कार्पलरी है। पहले ही बता देता हूं, हिबिस्कस का क्वेश्चन अगर आया तो हमारे गलत करने के चांसेस है, ये आप ध्यान रखना, ये भी मल्टी कार्पलरी ही है, मोनो नहीं है मेरे बच्चे। बढ़े हम आगे क्वेश्चन की तरफ, बढ़े अगले पॉइंट्स में। देख विद्यार्थी, पॉइंट में आगे बढ़ेंगे अपन। फिर हमें दे रखा है गाइनोइशियम। मैंने स्ट्रक्चर को पहले ही आपको थोड़ा सा समझा दिया था। कैसे बेटा? इसमें 3 पार्ट होते हैं। देख विद्यार्थी, 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? आ जाइए इनको समझते हैं वन बाय वन करके तीनों पार्ट को। जैसे अपने फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाया है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें सबसे पहला मिला है देख विद्यार्थी, सबसे पहला हमें क्या मिलेगा? तो सबसे पहला अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे हो तो हमें यहां इस जगह पर मिला है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पार्ट कहलाएगा स्टिग्मा। मैं सारे पॉइंट को यहां ही समझा देता हूं आपको, ये लीजिएगा। सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चा, इसे आपने नाम दिया है स्टिग्मा। इसे क्या नाम दे दिया है? फर्स्ट जो पार्ट है इसे आपने नाम दिया है स्टिग्मा। यह कहलाया आपका फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा। सेकंड जो पार्ट आया है इसे आपने नाम दे दिया है यहां से यहां तक का
स्टाइल। और ये जो स्वेलन पार्ट है इसे आपने नाम दे दिया है ओवरी, नाम दिया है। तो मैं एक एक करके इसका डिस्क्रिप्शन लिखता हूं। जैसे आप स्टिग्मा की बात करोगे तो पहला पॉइंट होगा ये अराइवल साइट फॉर पोलन ग्रेन। ये जो आपके स्ट्रक्चर होती है स्टिग्मा, ये पराग कणों के अवतरण स्थल की तरह काम करती है। मतलब पोलन ग्रेन यहां आकर अराइव होने वाले हैं। स्टिग्मा इट मे बी, तो पहला पॉइंट तो आपको यही मिल गया। मैं सारा का सारा रिप्रोडक्टिव जो इसका सिस्टम है उसके सारे पॉइंट लेके आ रहा हूं। दूसरा, इट मे बी स्टिकी और फैदरी। अब सुनिए, ये कह रहा है दूसरा पॉइंट, या तो ये चिपचिपी होने वाली है या ये फैदरी रोमिल होने वाली है। ये पॉइंट आपको कुछ और इंडिकेशन शो कर रहा है। क्या बता रहा बच्चा? तीसरे पॉइंट से समझते हैं। अगर आपने कहा कि ये फैदरी है, अगर आपने कहा फैदरी है, तो आपको पता होगा कि फैदर इसका मतलब यहां रोम है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अब पोलन ग्रेन उड़ के आ रहा है, तो अब ये जो एयर पॉलिनेशन होता है, आपने पढ़ा ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। इसका मतलब हवा में जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं उन्हें यदि हमें कलेक्ट करना है तो आपको इस तरह से जाल बुनना पड़ेगा ताकि पोलन ग्रेन आकर यहां फंस जाए। तो मतलब फेदरी किस में होगा बेटा? ये देखा जाएगा विंड पॉलिनेशन में। ये किसके दौरान होगा? विंड पॉलिनेशन में। और अगर ये स्टिकी है, अगर ये स्टिकी है तो ये होगा बेटा, समझ गए आप, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में। ये कहां होगा बेटा? इंसेक्ट पॉलिनेशन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये बात कर दी हमने किसके बारे में बेटा? ये बात कर दी हमने स्टिग्मा के बारे में। तीनों पॉइंट क्लियर है। अब आ जाइए स्टाइल की बात करते हैं। स्टाइल में हमें मिला है बेटा, मैं स्टाइल को इधर लिख लेता हूं ताकि अच्छे से हम इसको समझ पाए। पहला देखो, ये स्टिग्मा ओवरी, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया है। ये क्या कर रही है बेटा? अटैच्ड स्टिग्मा टू ओवरी। ये वाला भाग जो है बेटा वो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा। दूसरा, ये जो पार्ट होता है इट मे बी हॉलो और सॉलिड। देखो बच्चा, ये या तो हॉलो होगा या सॉलिड होगा। अब ये पॉइंट बहुत कुछ कहना चाहता है, समझने का प्रयास करेंगे क्या पॉइंट ये कहना चाहता है। देखिए बेटे, जैसे मेरे सामने एक खाली कमरा है, अब मुझे इस खाली कमरे में जाना है, कहीं किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है, दीवार वगैरह को टच नहीं करना है, तो मैं खाली जगह में, आपको पता होगा खाली रेगिस्तान में भटकने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। सब जगह एक जैसा दिख रहा है। अगर ये होलो रही बेटा तो इसमें जब पोलन ट्यूब अंदर की तरफ आएगी तो किसी डायरेक्शन में मुड़ती रहेगी, जगह जगह एनर्जी खर्च करती रहेगी। लेकिन अब मैंने कह दिया है कि आपको अंधेरे कमरे में इस दीवार का सहारा लेते लेते चलना है। मतलब आपने क्या किया, एक डायरेक्शन दे दी कि दीवार जिधर जा रही है मुझे उसी के अलोंग जाना है। इट मीन्स मैं आसानी से पहुंच पाऊंगा। तो कौन सी वाली स्टिग्मा अच्छी रहती है? सॉलिड वाली स्टिग्मा अच्छी रहती है। और क्लियर हो गया। तीसरा आ जाइए ओवरी पोर्शन पे। पहला, ये स्वेलन पार्ट है, स्वेलन पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्वेलन पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फुला हुआ भाग है। दूसरा पॉइंट वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर रहता है बच्चा, पहला ये जो आपका भाग है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बिल्कुल पुराने विद्यार्थियों ने, नीट एस्पिरेंट्स ने पहचान लिया, ओव्यूल। ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। तीसरा पॉइंट भी इससे इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कहना चाहता है तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट ये कहना चाहता है कि यदि आप इस ओवरी की बात करो जहां पर आपको ये स्ट्रक्चर मिल सकती है,
स्ट्रक्चर मिल सकती है इन द सेंस आपके पास में जहां ओव्यूल हो सकता है, तो वह स्ट्रक्चर या वह जगह जहां ओव्यूल हो सकता है उस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा बिल्कुल लोक्यूल, यानी कि साइट इनसाइड द ओवरी वेयर ओव्यूल इज प्रेजेंट। ओव्यूल इज प्रेजेंट। अब देखिए, ये या तो एक ओव्यूल यूनिलोक्यूलर, दो ओव्यूल बाइलोक्यूलर, या दो से अधिक मल्टीलोक्यूलर। अब यहां आप इस बात से समझ सकते हो बच्चा, लोक्यूल का पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसको हमें अच्छे से समझना है। बाकी देखिए, लोक्यूल के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ रहा है। क्या है पॉइंट बेटा? ये पॉइंट कहना चाहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary converts into fruit। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चा? फ्रूट में। तो इसका मतलब ये स्वलन पार्ट आगे चलकर ही क्या बना देगा? फ्रूट का पार्ट का फॉर्मेशन कर देगा। देखिए, क्या मैं इतना समझाया आपको अच्छे से समझ में आया? अच्छे से प्यारे विद्यार्थी, अच्छे से देख, तीनों के तीनों को मैंने यहां लिखा है। पहला जो मैंने पॉइंट बोला था बेटा, वो किसके लिए था? स्टिग्मा के लिए है। स्टिग्मा के लिए क्या पॉइंट है बच्चा? अराइवल साइट फॉर पोलन ग्रेन। ये पराग कणों है तो अवतरण स्थल है, यहां पोलन ग्रेन अराइव करने वाले हैं। दूसरा, इट मे बी स्टिकी और फेदरी, या तो ये स्टिकी होने वाला है या ये फेदरी होने वाला है। तीसरा, फेदरी किस केस में है? विंड पॉलिनेशन के केस में। स्टिकी किस केस में है? इंसेक्ट पॉलिनेशन के केस में है। दूसरा, हमने बात की बेटा किसके बारे में? स्टाइल के बारे में। क्या पॉइंट बताया मैंने आपको स्टाइल के बारे में? पहला पॉइंट तो ये कि स्टिग्मा को ओवरी से अटैच करने का बीच वाला पोर्शन। फिर है इट मे बी जो है होलो और सॉलिड, या तो ये होलो रहने वाली है या ये सॉलिड। तो आपके एनसीईआरटी ने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी समझे तो कौन सा पॉइंट हमें ज्यादा याद रखना है? हमें ज्यादा याद रखना सॉलिड वाला, सॉलिड बड़ा अच्छा रहता है। तीसरा मैंने बात की ओवरी का। ओवरी स्वलन पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसका स्वलन फुला हुआ भाग है। ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, इसमें ये जो स्ट्रक्चर मिल रही है बेटा, ये कहलाता है ओव्यूल, और ये कहलाता है आपका प्लेसेंटा, और ये कहलाता है रिसेप्टिकल्स। ये याद आ रहा होगा आपको, ये डायग्राम आपने पहले भी पढ़ा था। तो क्या क्या पॉइंट कहा आपने? आपने कहा ओव्यूल में आपके ओव्यूल जो प्रेजेंट होंगे ओवरी में होंगे। फिर आपने कहा लोक्यूल की बात कही। लोक्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा, क्या पॉइंट है जो लोक्यूल के बारे में याद रखना है आपको? लोक्यूल वह जगह है, देखिए इस जगह पर हमें ओव्यूल मिला है। लोक्यूल वह साइट है इनसाइड द ओवरी जहां हमें ओव्यूल मिल जाता है। अब अगर ओव्यूल एक है, क्योंकि देखिए एक नोट करके पॉइंट अगर मैं लिखाऊं यहां पर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, समझ चुके हो? आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू सीड। ये जो भाग है बच्चा, ये निषेचन के बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। तो अगर मान लीजिए, सुनो आप ही से क्वेश्चन है, अगर मैंने ये कहा है एक ओवरी जो है यूनिलोक्यूलर है, इसका मतलब सीड कितना? एक है, क्योंकि एक ही जगह पर मिला है। बाइलोक्यूलर सीड दो, मल्टीलोक्यूलर सीड एक से अधिक, यानी कि ओव्यूल्स का नंबर एक से अधिक। क्या ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आए हैं? अच्छे से बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लीजिएगा, बड़े आगे की तरफ आ जाइए, अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर आपने कहा इसी पॉइंट में इन तीनों को समझने का प्रयास किया। सिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, स्टाइल एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट, जो कि स्टिग्मा को जोड़ने का, नीचे की तरफ पाया जाता है, जोड़ने का काम ओवरी बेसल बुगेट पार्ट ऑफ दी, और ये वाला जो पोर्शन होता है रिसेप्टिकल्स का, हमने लीफ कहा, ये पता हो तो ब्रैकेटेड, इफ ब्रैकेटेड का काम करने वाली है। ये आपका थोड़ा सा हिबिस्कस का, हिबिस्कस को ही क्यों लिया? क्योंकि मोस्ट कॉमन जो आपका एंजियोस्पर्म देखा जाता है वो हिबिस्कस है। हिबिस्कस पर ही सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके आप उसको आसानी से ढूंढ भी पाओगे। ऐसा नहीं है कि हिबिस्कस हमें नहीं मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा हमें, तो आप उसको कंसीडर करते हो, उन्हीं को एग्जाम में आप लेते हो। चलिए आगे क्वेश्चन की, सॉरी आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या हमने ये पॉइंट समझ लिया है बेटा? तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। देख विद्यार्थी, क्या है पॉइंट मेरे विद्यार्थी? पॉइंट ये था हमारे पास में कि पूछ रहा है आपसे एनसीईआरटी, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी पाई जाती है और उसे कहा जाता है लोक्यूल, इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड, जहां प्लेसेंटा पाया जा रहा है। मतलब ये वाला पोर्शन जो था ना बेटा नीचे की तरफ में, ये रहा इस जगह पर, यहां प्लेसेंटा, ये जगह, ये जो आपका स्ट्रक्चर था ये आपने बनाया था ओव्यूल, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको लोक्यूल नाम दिया। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। देखो फिर से एक पॉइंट मिला है, यानी कि मेगास्पोरेंजिया एंथर जो था बच्चा, मैं दोनों पॉइंट यहां लिख लेता हूं, एंथर जो था उसे आपने नाम दे दिया था माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये जो आपके पास ओव्यूल है इसे आप नाम दे दोगे मेगास्पोरेंजिया। कंपेयर करके देख लेते हैं, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवरी मे बी 1, जैसे आपने वीट की बात की, गेहूं का इनफ्लोरेसेंस ऐसे होता है, फिर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है गेहूं का। तो यहां आप देखिएगा इसके अंदर गेहूं जो होता है, इस एक के अंदर गेहूं का दाना एक ही है, वीट, पौड़ी, मैंगो हो गया। टू मैनी पपैया, एक पपीता के अंदर बहुत सारे सीड पाए जाते हैं। वाटरमेलन, ऑर्चिड्स, इन सभी को आप किस में कंसीडर कर दोगे बच्चा? ये मल्टीलोक्यूलर हो जाएगा, यानी कि ओवल्स का नंबर एक से ज्यादा है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ बच्चा? बड़े अगले पॉइंट्स की तरफ चलिए। नेक्स्ट पॉइंट अब आया है हमारे पास में, स्ट्रक्चर ऑफ ओवल। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है, इस स्ट्रक्चर में 3 चीजों का ध्यान रखना होता है, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, ओव्यूल। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिक में ही कंफ्यूज हो गए तो भाई आगे तो बढ़ने वाली बात ही खत्म हो गई। आइए इसके बेसिक्स को समझते हैं। देख विद्यार्थी, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप इसे समझ जाओगे कि हम कहां गलती करते हैं और कौन सी गलती हमें नहीं दोहरानी है। सिंपल सा पॉइंट है। देख, सबसे पहले हम बना रहे हैं बेटा एनसीईआरटी में जो ओव्यूल का डायग्राम बना हुआ है, आप व्हाइट कलर का जो पोर्शन देख पा रहे हो, ये वाला, ये जो पोर्शन है बेटा, ये व्हाइट कलर वाला, ये कहलाएगा एम्ब्रियो सैक। ये इतना सा पोर्शन क्या है बच्चा? एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक हुआ। अब मैंने एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ, क्योंकि इस एम्ब्रियो सैक में अगर मैं पहले से बता दूं, ऊपर की तरफ 3 सेल्स, नीचे की तरफ 3 सेल्स, और यहां इस जगह पर 1 सेल, लेकिन न्यूक्लियस कितना बेटा? 2। याद आ रहा होगा। अब इस स्ट्रक्चर को आप क्या कीजिएगा, किसी न किसी कवरिंग से कवर्ड कर दो। ये ला, ये मैंने इस कवरिंग से कवर्ड कर दिया इसको, ये लीजिएगा। समझने का प्रयास करना बच्चा, चीजें समझ में आ गई तो फिर आप भूल नहीं पाओगे मुझे और ना ही कंसेप्ट्स को। यह जो आपकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर अभी रेड करके बना है आपका न्यूसेलस। यहां तक की स्ट्रक्चर क्या बना दी? न्यूसेलस। अब मैं बनाने जा रहा हूं न्यूसेलस के बाद में ये वाला, इसकी कवरिंग 1, कवरिंग 2, ये लीजिएगा, कवरिंग 1, कवरिंग 2, ये वाला पोर्शन। अब जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है, ये बन गया अ टिपिकल ओव्यूल। देख विद्यार्थी सुनो, मैं जैसा कलर ले चुका था वैसे वैसे को आपको समझाता हूं। सबसे पहले व्हाइट कलर मैंने लिया, इसे आपको कहना है एम्ब्रियो सैक। इसे आप किस नाम से जानोगे? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ये जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर वाली स्ट्रक्चर को आपको कहना है बच्चा न्यूसेलस। क्या नाम दे देना? न्यूसेलस। और जो ओवरऑल आपने लास्ट स्ट्रक्चर बनाई है, ये हो जाएगा फिगर किसका बच्चा? ये फिगर है आपके ओव्यूल का। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब आ जाइए, देखो इन सभी के लिए मैं कुछ पॉइंट लेके आया हूं। जैसे अंदर आपको सेल्स का क्लस्टर दिखाई दे रहा है, ये अभी का काम का है नहीं हमारे पास में।
आपको तीनों चीजों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या है ओव्यूल, क्या है न्यूसेलस और क्या है एम्ब्रियो सैक। अब आ जाओ उनमें एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं देखते हैं उसमें क्या क्या दे रखा है जो कि आपको समझना है। विद्यार्थी मैं जाता हूं उधर। कह रहा है, स्ट्रक्चर आपको बना दी मैंने, बता दिया। ओव्यूल इज अटैच टू द हेल्प, ओव्यूल इज द अटैच टू द प्लेसेंटा बाय द स्टॉक कॉर्न फिनिकल। देख कहां है ओव्यूल, पूरा पूरा ओव्यूल रहा है, पूरा पूरा ओव्यूल है। पहले पॉइंट के अनुसार यहां बना हुआ है प्लेसेंटा, इधर आपका प्लेसेंटा है, मैं साथ में बना देता हूं। ये लीजिए, ये प्लेसेंटा है इस तरह से, ये जुड़ा हुआ है यहां पे, ये जुड़ा हुआ प्लेसेंटा। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर रेड वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको दी है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसे नाम दे दिया है आपने फुनिकल। ये रहा फुनिकल। अरे समझ पाए हो? मैं उस डायग्राम में सारी के सारी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। तो पहली जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये हो जाएगा आपका फनिकल। दूसरा कह रहा है जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये रहा बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फनिकल, ये रहा फनिकल, ये रहा फिनिकल और ये रहा बॉडी ऑफ ओव्यूल। इसका मतलब जंक्शन फनिकल ये रहा। अरे भाई फनिकल यहां से यहां तक है ना, ये फनिकल हो गया और ये इसका जंक्शन आया है। तो आपने क्या कहा है, जंक्शन इसके इस जगह को, क्योंकि देखिए बेटा ये क्या कर रहा है, एक तरह से जंक्शन की तरह काम कर रहा है और इस जंक्शन को नाम दिया गया है हाइलम। और क्या नाम दे दिया बच्चा, हाइलम नाम दे दिया। तीसरा कह रहा है एच ओव्यूल हैज टू और वन, या तो एक या एक से अधिक दो प्रोटेक्टिव लेयर होगी जिसको कहेंगे इंटेग्यूमेंट। ये रहे तुम्हारे पास में आउटर इंटेग्यूमेंट, ये रहा इनर इंटेग्यूमेंट, दो इंटेग्यूमेंट हो गया। एक्सेप्ट द एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइलर प्रेजेंट। क्या यहां पर ये कवरिंग है, हाँ है। क्या यहां पर ये कवरिंग, नहीं, इस जगह पर ये कवरिंग नहीं है। और जिस जगह पे कवरिंग नहीं है बच्चा, उस जगह को आपने नाम दे देना है माइक्रो माइक्रो माइक्रोपाइलर रीजन। ये रहा माइक्रोपाइलर रीजन। फिर कह रहा है ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर रीजन, ऑपोजिट ये वाली जो स्ट्रक्चर कहलाई, ये कहलाए आपका चैलेजल पोल। देखो क्या मैं इन सभी स्ट्रक्चर्स को लेकर उस तरफ जाऊं जहां अभी अभी हमने इस डायग्राम को बनाया था। देख विद्यार्थी, फिर से बनाना पड़ेगा उस डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं उस डायग्राम को फिर से। क्या था डायग्राम, जैसे अगर आ जाए, फाइल तो बढ़िया ही है। नहीं छोड़िए, तो डायग्राम में हमने सबसे पहले बनाया था अंदर की तरफ एम्ब्रियोसैक, बाहर की तरफ न्यूसेलस, उसके बाहर की तरफ इंटेग्यूमेंट। क्या मैं सही जा रहा हूं? अरे समझ पाए हो? अब आपने कहा था ऑपोजिट, ये इंटेग्यूमेंट यहां नहीं है। जब इंटेग्यूमेंट यहां नहीं है तो आपने इस रीजन को बता दिया है सबसे पहला माइक्रोपाइलर। इसका ऑपोजिट जो है ये कहलाएगा चैलेजल एंड। समझ आया है? ये दो के दो इंटेग्यूमेंट्स कहलाए, ये रहा इंटेग्यूमेंट अध्यावरण। और यहां आ जाइए, ये रहा इसका फनिकल। अब फनिकल को इससे जोड़ने का काम कर रही है ये जो आपकी बॉडी है ना, यहां इस जगह पर, ये जो आपका बॉडी है ये क्या कहलाएगा, हाइलम। ये है बच्चा, यहां आपको 3 सेल्स का क्लस्टर मिल जाएगा, एक एपरेटस, बीच में एक सेल, दो न्यूक्लियस, अपोजिट में 3। सारा का सारा पॉइंट आप समझ चुके हो। ये आपकी एक स्टैंडर्ड ओव्यूल की स्ट्रक्चर है जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने ली है। अरे क्लियर हुआ बच्चा? चले हम आगे, आ जाइए आगे क्या कह रहा है एनसीईआरटी।
ये पॉइंट आपने समझा। आगे के पॉइंट के लिए देखो बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट। अब इसके अंदर की तरफ की बात कर रहा है। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस। अभी अभी हमने डायग्राम बनाया और मैंने आपसे कहा था ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है इसी को आपने नाम दे देना है न्यूसेलस। देख विद्यार्थी, बाहर की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर दिखी थी, सबसे पहले अंदर की तरफ ले लेते हैं, ये कहलाएगा बच्चा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर ये जो पूरा पूरा पोर्शन था, क्योंकि यहां तो 3 सेल्स का क्लस्टर, बीच में 1 सेल, 2 न्यूक्लियस, नीचे की तरफ 3 सेल, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा बना हुआ है बेटा मास, और ये मास कहलाएगा न्यूसेलस। एनसीईआरटी के पॉइंट्स को लेके आया हूं मैं। फिर कह रहा सेल ऑफ द न्यूसेलस हैविंग एबंडेंट रिजर्व फूड। तो क्या ये फूड दे सकता है? हाँ, बताइए। आपने बेटा ब्लैक पेपर की बात की, काली मिर्च, उस काली मिर्च के अंदर न्यूसेलस भी शेष रह जाता है, उसे आपने नाम दिया है बेटा पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड, अरे नाम सुना होगा तुमने, ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर क्योंकि ये एडिबल है, हम इसको मसालों की तरह प्रयोग में लाते हैं। इट मींस आप कह सकते हो ना, ये फूड रिजर्वर की तरह काम कर रहा है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज एम्ब्रियो सैक। अब उसके अंदर की तरफ ये रहा तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। सारे पॉइंट हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को फीमेल गैमेटोफाइट कहा है। याद करो, मेल गैमेटोफाइट किसे कहा? An ovule generally has a single embryo sac. जनरली क्योंकि एक ही आगे चलकर एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा जो कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे आगे, एक वर्ड आएगा बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। वहां फिर से आपका ये पॉइंट काम आने वाला है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में। देख विद्यार्थी, आगे बढ़े अब इस पॉइंट के बाद में। चलो आ जाइए अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है पॉइंट? मेगा स्पोरोजेनेसिस। पहले तो एनसीईआरटी के इन पॉइंट्स को समझते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी। देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को पीएमसी भी कहते हैं, पोलर मदर सेल्स। इस एमएमसी दोनों तरफ है। एक एमएमसी हो जाएगा माइक्रोस्पोर के लिए। एमएमसी अगर आप माइक्रो कह रहे हो तो ये मेल के लिए है, तो यहां माइक्रो भी हो सकता है और यहां हो सकता है बच्चा मेगा भी। माइक्रो फॉर द मेल और मेगा फॉर द फीमेल। बोलो, बात समझ में आई है? ये कह रहा है कि एमएमसी सेल से बनना। अब देखिए, एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन है तो आप बता ही पाओगे ये जो प्रोसेस हुआ होगा बाय थ्रू दी माइटोसिस और मियोसिस। तो ध्यान रखना, यहां जो प्रोसेस हुआ है वो हुआ है मियोसिस। आगे आ जाएगा। Ovule is generally differentiated a single megaspore mother cells MMC the micropylar end की तरफ, और इसी को आपने न्यूसेलस के अंदर देखा है। देख विद्यार्थी, यहां अपन देखते हैं, ये रहा न्यूसेलस बाहर वाला एरिया, यहां अंदर की तरफ एक सिंगल सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसने डिवाइड होकर टोटल सेल्स बनी है बेटा 4। टोटल कितनी सेल्स बनी है? 4। 1 2 3 4 मेगास्पोर डायड। आगे चलकर 1 से 2, 2 से 4, यहां देखकर माफी चाहूंगा, ये 2 डायड सेल्स बनी। फिर 1 2 3 4। देख क्या खास बात है एनसीईआरटी के इस डायग्राम की, अगर आप देख पाओ बच्चा, तो जो माइक्रोपाइलर एंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इस डायग्राम से रिगार्डिंग था। एनसीईआरटी महान ऐसे नहीं बच्चा, इस डायग्राम की रिगार्डिंग आप देखो तो जो माइक्रोपाइलर एंड है उसकी तरफ जो आपको छोटे छोटे मेगा स्पोर दिखाई दे रहे हैं, इनका शेप साइज छोटा बनाया हुआ है। आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये तीनों के तीनों डीजेनरेट हो जाएंगे बच्चा। क्या समझे हो? ये तीनों के तीनों डीजेनरेट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये एक एक्टिव मेगास्पोर। यही तो आपने कहा था। देखें इन सब के बारे में, आ जाइए इनको अपन 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। देख, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, उसी के आगे वाला है जिसे आप कहोगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। उससे पहले मैं मेगा स्पोरोजेनेसिस को आपको समझाता हूं। सुनिए विद्यार्थी, सबसे पहला तो देखिएगा, हमारे पास में जैसे माइक्रो आपने पढ़ा था ना, वैसे के वैसे ही
लगभग वैसा ही है ये मेगा स्पोरोजेनेसिस, या स्पोर बनाने वाले हम, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है बच्चा, देख सबसे पहले क्या रहने वाला है, एक एक्टिव मेगा स्पोर, यहां एक एक्टिव मेगा स्पोर है ये। शुरुआत में आपको जो ओव्यूल दिखाई देगा, माफी चाहूंगा, अपन ओव्यूल से चालू करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस में। ये जो आपका अंदर का ओवरी के अंदर का जो ओव्यूल होता है, पहले बेटा एक आउट ग्रोथ, एक अतिवृद्धि के रूप में इस तरह से निकलता है, एक छोटी सी अतिवृद्धि निकलती है यहां पर। उसी अतिवृद्धि को हम समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं पहले सभी की सभी सेल्स एक जैसी दिखती है, और आप ये जरूर कहोगे कि जो एक जैसी सेल्स दिखती है उन्हें कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब इनमें प्रोसेस हुआ था, याद कीजिएगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिसे आप हिंदी में कहते हो विभेदन। तो इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू यहां एक बीच में अलग से सेल बनी है, दैट इज कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल्स। बाकी सारी की सारी सेल्स एक जैसी साइड शेप में है, लेकिन ये जो है डिफरेंशिएट होकर अलग हो गई है। इस सेल का नाम आपने क्या दे दिया है बच्चा, इस सेल्स का नाम दिया था आपने आर्की स्पोरियल सेल। क्या नाम दे दिया, आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब ये सेल आगे चलकर करेगी बेटा डिवीजन, यानी कि फिर से सेल डिवीजन करने वाली है। और मैंने आपको बताया है जब भी आपसे सेल डिवीजन कहा जाए तो आपको समझना है वो सिंपलेस्ट जो आपका होता है माइटोसिस। अब ये सेल डिवाइड होकर दो सेल्स में कन्वर्ट हो गई। यहां हमारे पास में टोटल ऊपर की तरफ सेल्स कितनी बन गई बच्चा, ये दो सेल्स बन गई। ऊपर वाले को नाम दिया था पीपीसी प्राइमरी पैराइटल और पीएससी प्राइमरी स्पोरोजेनस। ये तो आपको देखा देखा लग रहा होगा पॉइंट, क्योंकि ये सारे के सारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चा, लेकिन वहां अंतर यह था वो माइक्रो था, और आगे अभी अंतर आएगा। देखो पीपीसी सेल वहां तीन तरह की कवरिंग बना रही थी, आप कंपेयर करते रहना साथ साथ में दिमाग में। माइक्रो में, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में पीपीसी सेल वहां तीन तरह की कवरिंग बना रही थी। एपिडर्मिस पहले से बनी हुई थी, इसीलिए वो आर्किस्पोरियल ओरिजिन में नहीं होती है। सेकंड लेयर बना रही थी एंडोस्टीशियम, थर्ड लेयर मिडिल लेयर और टैपिटम, इस तरह से बना रही थी। यहां पर ही आपने कहा था, एनसीईआरटी ने कहा था कि ओव्यूल पर या तो कवरिंग एक होगी या दो होगी या नहीं होगी। उसके बेसिस पर अगर मान लीजिए ओव्यूल पर एक कवरिंग है तो इसे कहा जाता है यूनिटैगमेंट, यूनिटैगमेंट ओव्यूल। कवरिंग कितनी है बच्चा, एक है, जैसे ये रही कवरिंग एक, ये यूनिटैगमेंट ओव्यूल। अगर मान लो दो हो गई तो इसको अपन कहेंगे बाई टैगमेंट ओव्यूल। जैसे दिखाई देगा इस तरह से, ये रहा कवरिंग एक, ये रही कवरिंग दो, ये रहा बाई टैगमेंट। और आपकी एनसीईआरटी कहता है कि हो सकता है टैगमेंट हो ही ना, इसको अपन कह देंगे ए टैगमेंट, मतलब कोई कवरिंग नहीं है, बिल्कुल कोई कवरिंग नहीं है इसके ऊपर, पूरा पूरा इस तरह से बन गया। तो ये बनाएगा पीपीसी सेल। पीपीसी सेल की फुल फॉर्म हो जाएगा प्राइमरी, पढ़ा ही होगा आपने, पैराइटल सेल। दूसरी आ जाती है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, और अगर आपको पता हो तो ये आगे चलकर करती है बच्चा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के परिणाम स्वरूप ये कन्वर्ट हो जाती है एमएमसी सेल। यहां हो जाएगा एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल ना भाई। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इसने आगे चलकर किया है बच्चा मियोसिस, और मियोसिस के परिणाम स्वरूप आपको पता मियोसिस का रिजल्ट कितनी सेल्स होती है, 4 होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्पोरोजेनेसिस आपको जो सेल मिलेगी बच्चा, उन सेल्स में यहां 3 सेल्स तो न्यूसेलस की नष्ट हो जाएगी, ये 1 2 3 और ये जिंदा रहेगी। ये जो तीनों की तीनों सेल्स है, ये है बेटा कहां की तरफ, ये है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी सेल नष्ट होती है, और ये है बेटा चैलोजल एंड। तो यहां एक एक्टिव मेगा स्पोर रहेगा इस न्यूसेलस के अंदर। यहां जो आपको एक्टिव मेगा स्पोर मिला है, एक्टिव
मेगा स्पोर वो कितना मिला है बच्चा, एक मिला है। तो ये आपका एंटायर जो प्रोसेस है, इसी को आपने नाम दिया है बच्चे, क्या नाम दिया है बेटा, इसी का नाम हो जाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिएगा इस मेगा स्पोरोजेनेसिस में आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मेगा स्पोरोजेनेसिस पड़ा है तो इसी एक सिंगल स्पोर से आगे चलकर पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बनाने वाले हैं हम। इस एक से ही बनेगा बच्चा सारा का सारा। तो सेकेंड जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस। पहला हमने पढ़ा है मेगा स्पोरोजेनेसिस, सेकेंड स्टेप हो जाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस, और यहां हम बनाने वाले हैं मेगा गैमेट। एक एग सेल का फॉर्मेशन करेंगे फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाली। तो देखते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे संपन्न हो रहा है। देखिए बच्चा, हमारे पास में एक्टिव जो मेगा स्पोर था उनका नंबर एक ही था, एक एक्टिव मेगा स्पोर। आगे चलकर इसने एनसीईआरटी में ध्यान रखेंगे हम, यहां क्वेश्चन पूछेगा कितना मियोसिस कितना माइटोसिस, तो यहां अभी एक बार हुआ है डिवीजन। तो यहां मैं कहूं एक कैरियोकाइनेसिस, पहले केंद्रक डिवाइड होगा तो कैरियोकाइनेसिस। यहां पर हमारे पास में इसमें एक न्यूक्लियस है, अब बन जाएंगे एक से दो न्यूक्लियाई बन गए। अब इसमें दो दो बार फिर से टू टाइम्स फिर से माइटोसिस होने वाला है। तो माइटोसिस होगा तो यहां हमारे पास में, क्योंकि देखो एक में एक बार होगा तो दो सेल बनेगी, अब एक में दो बार हुआ तो चार सेल बन गई। ऊपर की तरफ यहां आपको चार सेल्स मिलेगी, नीचे की तरफ आपको चार सेल्स मिलेगी। समझ पा रहे हो, कोई भी अल्टरनेटिव सेल्स को आप इधर लेके आ जाओ बीच में सेंटर में, तो क्या कहा, अभी तो मैंने कहा इसीलिए मैंने यहां नाम दिया था कैरियोकाइनेसिस। अभी अपन सेल सेल बात कर रहे हैं लेकिन ये शुरुआत में न्यूक्लियस ही रहते हैं, ये अभी सेल नहीं बना है, न्यूक्लियस ही है। तो यहां पर देखिएगा ऊपर की तरफ आपको बना देनी है बच्चा तीन न्यूक्लियाई, नीचे की तरफ तीन न्यूक्लियाई, बीच में न्यूक्लियस हो गए दो। अब लास्ट में आप कर दोगे साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। और यहां साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट यह रहेगा कि कंप्लीटली आपके पास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आएगी जिसमें ऊपर की तरफ सेल्स कितनी है बच्चा, तीन सेल्स है, बीच में सेल्स एक है लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं उसके, न्यूक्लियस दो हो जाएंगे बच्चा। सेल एक है न्यूक्लियस उसमें दो हो जाएंगे, और नीचे की तरफ सेल जो है वो हो जाएंगे संख्या में तीन। ठीक है बच्चा, एक सेल आकार में बड़ी है, बाकी दो छोटी छोटी साइनोइड सेल्स ये रही। ओके, ये साइनोइड्स बीच वाली, एग एपरेटस ये रहा एग सेल। अब यहां देखने पे पता चल रहा है, ये लीजिएगा, ये जो आपके पास में दिखाई दे रहा है ये बना है बच्चा एम्ब्रियो सैक। इट मींस यहां जो पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बना है, शुरुआत में स्पोर कितना था बच्चा, शुरुआत में स्पोर एक था, इसीलिए इसको कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में एक बीजाणु परिवर्तन, हिंदी मीडियम बाद में पढ़ाएंगे हम आपको, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और क्योंकि ये जो है बेटा टिपिकल एंजियोस्पर्म में खोजा गया था, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीगोनम, पॉलीगोनम, एम्ब्रियोसैक।  एम्ब्रियो सैक।
ये जो है बेटा पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसैक भी कहलाता है। दोनों ही इसी के पॉइंट है। अब देखिएगा, आपने बीच में बनाई है एक एग सेल और इसीलिए आप गैमेट बना रहे हो, मेगा गैमेट बना रहे हो, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस। अरे कंप्लीट प्रोसेस आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब ये आपका एक एम्ब्रियोसैक है। इसकी अगर स्ट्रक्चर में आपको बताऊं बच्चा, तो देखिएगा टिपिकल एंजियोस्पर्म इस प्रकार से। अब आपकी एनसीईआरटी, चाहे देखो मैं ऐसे ले रहा हूं एनसीईआरटी वाला, या फिर इसको मैं उल्टा करके लूं, कैसे भी इसको बनाऊं मैं, तो आपको एक चीज कॉमन मिलने वाली है। क्या चीज कॉमन मिलेगी भाई? माइक्रोपाइलर एंड और फनिकल एक जगह पे है। ठीक है बच्चा, ये लीजिएगा। यह है एनसीईआरटी ने जो बना रखा है, उसी को हम लेके चल रहे हैं। यहां आपको 3 सेल्स का क्लस्टर मिल रहा है। एक जो कि ग्रुप में है साइनर्जिड सेल्स, और एक बड़ी एग सेल। बीच में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, सेल जो दिखाई दे रही है, ये है बेटा एग सेल। ये कौन सी सेल है? एग सेल। बीच वाली जो सेल्स है, इसमें न्यूक्लियाई कितने हैं? 2 है। अपोजिट जो सेल दिखाई दे रही है, इसमें सेल्स की संख्या 3 हो गई। याद करो, इसे तो हमने पहले ही कहा था, ये जो एरिया है बच्चा, ये कहलाएगा माइक्रोपाइलर। ये जो ऑपोजिट वाला है, ये कहलाएगा चैलेजल एंड ठीक है बच्चा। जो आपको ये 3 सेल्स दिखाई दे रही है, इन सेल्स के जो साइड की 2 सेल्स है, उनमें इस प्रकार से आपको केमिकल सिक्रेट करने वाली फिलीफॉर्म एपरेटस भी बनाना है। तो आप इन तीनों सेल्स के क्लस्टर को यहां नाम दे दोगे। इन तीनों सेल्स के क्लस्टर को एग एपरेटस। तीनों सेल्स के क्लस्टर को क्या नाम दे दिया? एग एपरेटस। बीच में जो सिंगल सेल है, बहुत बड़ी होती है वैसे तो ये, इसे आपने नाम दे देना है बेटा सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, या सेंट्रल सेल। इसी का नाम है बच्चा सेंट्रल सेल। ऑपोजिट जो सेल्स आती है, इसे आपने नाम दे देना है बच्चे एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल। याद कर मेरे लाल, तुम्हें कहा था ये जो 3 सेल्स का क्लस्टर इसमें पाया जाता है, छोटे छोटे एपरेटस, इसे आपको नाम दे देना है फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये कुछ केमिकल का सिक्रेशन करने वाले हैं, और उसी केमिकल के अलोंग जो है पोलन ट्यूब अंदर की तरफ एंटर करेगी। यहां पर भी एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, जिनको पहले एनसीईआरटी कंसीडर कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। ये कहलाता है रेफे। ये क्या कहलाता है? रेफे, जो कि गिव डायरेक्शन टू पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियोसैक। बीच का जो सेल्स होगा, इन तीनों सेल्स को अगर अपन क्लस्टर के फॉर्म में देखें, तो तीनों सेल्स का जो क्लस्टर आएगा बच्चा, उसमें आपको पहली जो सेल्स मिलेगी, बीच में रेड कलर की सेल मिली थी, साइड में ग्रीन कलर की सेल्स, येलो और ग्रीन कलर का फिलीफॉर्म एपरेटस, ये सेल्स, और इनके अंदर आपने बनाया ग्रीन कलर का फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये जो आपकी है बेटा, इसे तो आपने नाम देना एग सेल। ये दोनों की दोनों सेल्स कहलाएगी साइनर्जिड सेल्स, और इनके अंदर जो ये स्ट्रक्चर मिली है, इसी का नाम है बच्चा फिलीफॉर्म एपरेटस। मैं अच्छे से ओव्यूल की स्ट्रक्चर बता चुका हूं। अब आइए एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर। नीट का क्वेश्चन है, अगर आप इस ओव्यूल को देखो, टिपिकल ओव्यूल एनाट्रोपस, मैं कह रहा हूं टिपिकल ओव्यूल एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस नहीं। ओव्यूल के भी अपने टाइप होते हैं, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस, हेमीट्रोपस।
ना बेटा, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, एक ही है आपके एनसीईआरटी में दे रखा एनाट्रोपस। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है सुन लेना। क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप एग एपरेटस को देखो और दूसरा सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर सेल्स को देखो, तो अगर मैं ये कहूं, सुनना अच्छे से स्टेटमेंट, मैं ये कह रहा हूं एग सेल सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर सेंटर सेल्स के ऊपर है। एग सेल सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर सेंटर सेल्स के ऊपर है। दूसरा स्टेटमेंट, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर और सेंटर सेल्स एग एपरेटस या एग सेल्स के नीचे है। दोनों सही है। अब अगर ये पॉइंट उल्टे हो कि ये इसके ऊपर और ये इसके नीचे, तो वो गलत हो जाएगा। एग सेल के नीचे की तरफ आपको सेंट्रल सेल्स मिलेगी, या फिर ऑप्शन में कह सकते हैं सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर के ऊपर की तरफ आपको एग सेल एग एपरेटस मिलने वाला। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको घबराना नहीं है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो आप सही कर पाओगे, और ये जो आपका ओव्यूल कहलाता है, ये कहलाता है एनाट्रोफस। ठीक है बच्चा, आ जाइए आगे अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पूरा एम्ब्रियो सैक हमने फॉर्म कर लिया। सिंगल सेल्स थी, अभी इसमें डिवीजन हुआ एक बार और, तो 3 सेल डिवीजन। तो आपने क्या कहना है क्वेश्चन में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक एग सेल फॉर्मेशन में कितने माइटोसिस, तो एग फॉर्मेशन में, सुनना बच्चा, एग फॉर्मेशन में आपके पास में एक आता है मियोसिस। एक क्या होगा बेटा, मियोसिस, जबकि 3 जो हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे माइटोसिस। और एक तो यहीं से हो गया और 2 इधर हो गए, तो 3। तो यहां ध्यान रखेंगे एक मियोसिस हुआ है सिंगल और 3 माइटोसिस हुए हैं एग सेल्स के फॉर्मेशन के दौरान। मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूं बच्चे, बड़े आगे बच्चे, चलिएगा। नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी क्या क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। एमएमसी जो होती है उसका मियोसिस में जाना क्या इंपॉर्टेंस शो कर रहा है। देखो विद्यार्थी, हमने बेटा एक चैप्टर पढ़ा होगा इवोल्यूशन उद्विकास, उसमें आपको बताया गया होगा कि एवोल्यूशन के दौरान जो मियोसिस होता है वो वेरिएशंस क्रिएट करता है। इसका मतलब अगर मान लो एमएमसी सेल मियोसिस में गई है, तो पहला तो आपको मिल जाएगा बेटा एक हैप्लॉइड सेल। दूसरा, एमएमसी सेल अगर मियोसिस में गई है तो आपको मिलेगी बहुत सारी वेरिएशन। तीसरा, अगर एमएमसी सेल मियोसिस में गई है तो इट मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि मेंटेन, मैं कह सकता हूं फाइनली मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू ऑफस्प्रिंग और न्यू जनरेशन या ऑफस्प्रिंग। नई जनरेशन में, क्योंकि देखिएगा जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, अगर ये 23 क्रोमोसोम 46 23 क्रोमोसोम एग सेल बनते समय और स्पर्म सेल्स बनते समय 23 23 मिलकर वापस 46 बना रहे हैं, तो पहले भी उस ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम, अब भी उस ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम। ये तभी पॉसिबल है जब यहां कौन सा प्रोसेस हुआ है बच्चा, मियोसिस हुआ है। तो ये आपके उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल द प्लॉइडी लेवल ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। आप कहना 2n डिप्लॉइड, क्योंकि कोई मियोसिस नहीं करवाया है। एमएमसी ये भी 2n है, अभी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड सेल नाम दे दो इसको, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी आपका डिप्लॉइड है 2n। फिर कह रहा है द फंक्शनल मेगास्पोर, यानी कि एक्टिव मेगास्पोर, आपने बनाया था बेटा 1 मेगास्पोर, तो ये हो गया आपका हैप्लॉइड, और मैं कहूं कि हैप्लॉइड कह के एन कह सकता हूं। साथ ही पूछ रहा है फीमेल गैमेटोफाइट, ये कहीं बात एम्ब्रियो सैक की तो नहीं कर रहा है। एम्ब्रियो सैक होता है बच्चा 7 सेल्ड
8 न्यूक्लियाई, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। इसका मतलब सारी की सारी सेल्स मियोसिस के थ्रू बनी है। ये भी कैसी है बच्चा? हैप्लॉइड सेल्स है। देख विद्यार्थी, कैसे ये 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई वाली स्ट्रक्चर आई है आपके सामने। देखिएगा, यहां हमने बनाया था बच्चा एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, ऊपर की तरफ 3 सेल्स, बीच में एक सेल, नीचे की तरफ 3 सेल्स का क्लस्टर। ठीक है, देख विद्यार्थी, 3 सेल्स इधर है, यहां मैंने नाम दे दिया 3 सेल। यहां है सिंगल सेल और यहां है फिर से 3 सेल स्टेज। ठीक है बच्चा, यहां देखो तो 3 सेल्स के साथ साथ प्लस 3 न्यूक्लियस भी है। देख 1 2 3 न्यूक्लियस, यहां एक सेल प्लस 2 न्यूक्लियस है। यहां देखने पर 3 सेल प्लस 3 न्यूक्लियस है। तो देखिएगा, सेल्स का नंबर काउंट करो तो 3 3 6 7 तो सेल हो गया। लेकिन अगर अपन न्यूक्लियस की बात करें बेटा, तो न्यूक्लियस की संख्या 3 3 6 और 2 8 न्यूक्लियाई। मैं समझा पाया हूं बच्चा? ये जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, इसको अपन एम्ब्रियो सैक कहेंगे। और ये एम्ब्रियो सैक कैसा है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। कैसा है बच्चा? मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो कैसा होता है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है। क्या आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझ पाए हो? दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने अच्छे से दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की क्लास हम फिर पढ़ेंगे अगली क्लास के लिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।